हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स जोन विद बीपी। मैं संजीव कुमार आज आपको 12वीं क्लास की अर्थशास्त्र बुक 2 की चैप्टर 5 जो मनी है, जिसे हम मुद्रा बोलते हैं, उसकी डिटेल जानकारी देता हूं। तो आइए स्टार्ट होते हैं अब। तो आज की क्लास की ये पहली पॉइंट है हमारी मूल्य का मापदंड अथवा मूल्य की इकाई, जिसे हम मेजर ऑफ वैल्यूज और यूनिट ऑफ वैल्यू बोलते हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो मुद्रा मूल्य का मापदंड करती है, अन्य शब्दों में यह लेखे की इकाई यानी यूनिट ऑफ अकाउंट का माप करती है। लेखे की इकाई से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वस्तु या सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। अब इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का माप बहुत कठिन था। एक वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के रूप में मापा जाता था। मूल्य की कोई साझी यानी कॉमन इकाई नहीं होती थी। मुद्रा के आने से यह कठिनाई दूर हो गई है। अब प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। दूसरी पॉइंट, मूल्य की साझी इकाई के रूप में मुद्रा के अस्तित्व के कारण अब हम उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, तथा थोक कीमत सूचकांक, जिसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, का निर्माण करने में सक्षम है। अब उपभोक्ता कीमत सूचकांक लोगों के जीवन निर्वाह की लागत को प्रकट करता है। थोक कीमत सूचकांक देश में मुद्रास्फीति की दर को दर्शाता है। तो आइए अब हम महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जिसे हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स बोलते हैं, तो उसकी जानकारी लेते हैं। तो पहली पॉइंट, मुद्रा के मूल्य की इकाई कार्य का महत्व, जिसे हम सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी कहते हैं। यहाँ मूल्य की सामान्य इकाई मुद्रा के रूप में ने विभिन्न परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य की तुलना में सुविधाजनक बनाया है। तदनुसार परिसंपत्तियों के क्रय तथा विक्रय के लिए बाजार में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। बाजार के विस्तार के कारण अर्थव्यवस्था में निवेश का विस्तार हुआ है। अब हम उदाहरण देखते हैं। तो वास्तविक संपदा में निवेश ने समय के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई है, क्योंकि विभिन्न परिसंपत्तियों के मूल्य को मूल्य की सामान्य इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगली पॉइंट, मूल्य की सामान्य इकाई ने राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चयों के अध्ययन को सुविधाजनक बनाया है। तदनुसार समय के साथ अर्थव्यवस्था के निष्पादन को आंकना सरल हो गया है। मूल्य की एक सामान्य इकाई के बिना जीडीपी यानी समृद्धि का सूचकांक का आकलन संभव नहीं था। अब हम अगली टॉपिक देखेंगे, जो कि हमारी मुद्रा के गौण अथवा सहायक कार्य हैं, जिसे हम सेकेंडरी और सब्सिडियरी फंक्शंस ऑफ मनी कहते हैं। तो आइए इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो निम्नलिखित 3 कार्य मुद्रा के गौण अथवा सहायक कार्य हैं। पहला कार्य होता है स्थगित भुगतानों का मान, जिसे हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। तो स्थगित भुगतान वह होते हैं जिनका भुगतान तत्काल न करके भविष्य में किसी समय किया जाता है। अब इसके अंतर्गत पॉइंट्स, हम मुद्रा के फलस्वरूप स्थगित भुगतान पहले की अपेक्षा आसान बन गए हैं। जब हम किसी से मुद्रा उधार लेते हैं तो हमें भविष्य में मूल तथा ब्याज दोनों की राशि लौटानी होती है। अगली पॉइंट, मुद्रा इन भुगतानों के लिए एक सुविधाजनक साधन है। वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में ऐसे भुगतान करना बहुत कठिन है। कल्पना कीजिए कि आपने किसी से गेहूं के रूप में ऋण लिया। इस ऋण को उसी गुणवत्ता वाले गेहूं के रूप में लौटाना कितना कठिन है। हम महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जिसे हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स बोलते हैं, तो आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत मुद्रा के स्थगित भुगतानों के मान कार्य का महत्व, जिसे हम सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी कहते हैं। तो इसमें पहली पॉइंट है, मुद्रा के इस कार्य के कारण वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट की उत्पत्ति हुई है। यह वह बाजार है जो मुद्रा को उधार देने तथा उधार लेने में सौदा करता है।
दूसरी बात है वित्तीय बाजार के माध्यम से साख की उपलब्धता के कारण उपभोग व्यय के साथ साथ निवेश व्यय में भी कई गुना वृद्धि होती है। तदनुसार अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रिया के स्तर में कई गुना वृद्धि होती है। अब हम अगली पॉइंट देखेंगे। तो अगली पॉइंट में हमारी मूल्य का संचय है, जिसे हम स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं। तो मूल्य के संचय का अर्थ है धन का संचय, यानी इसमें हम मुद्रा की उत्पत्ति से धन का संचय बहुत आसान हो गया है। इसे देखते हैं। धन का केवल कागजी मुद्रा यानी पेपर टाइटल जैसे सावधि जमा रसीद, जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट बोलते हैं, एफडीआर के रूप में ही संचित किया जा सकता है। दूसरी पॉइंट है वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का संचय सुविधाजनक नहीं था, क्योंकि वस्तुएं या तो नष्ट हो जाती है या टूट फूट जाती है। अब हम अगली पॉइंट महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जिसे हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स बोलते हैं, तो इसकी जानकारी लेते हैं। इसके अंतर्गत मुद्रा के मूल्य के संचय कार्य का महत्व यानी सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यूज फंक्शन ऑफ मनी कहेंगे। इसे देखते हैं। तो इसमें पहली पॉइंट है संचित किया गया धन भावी निवेश का एक स्रोत है तथा निवेश समृद्धि यानी ग्रोथ तथा विकास यानी डेवलपमेंट की एक कुंजी है। दूसरी पॉइंट मुद्रा के रूप में धन का सुविधाजनक संचय लोगों को अधिक बचत करने के लिए प्रेरित करता है। अब बचत एक गुण यानी वर्च्यू है जब इसे निवेश में परिवर्तित किया जाता है। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि आदर्श बचत यानी आइडियल सेविंग मांग की न्यूनता या अभाव, जिसे हम डिफिशियंसी ऑफ डिमांड में योगदान देती है, यह जीडीपी की समृद्धि की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाती है। तो हमारी अगली पॉइंट मूल्य का हस्तांतरण है, जिसे हम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बोलते हैं। तो मुद्रा मूल्य धन के हस्तांतरण के एक सुविधाजनक साधन के रूप में कार्य करती है। मुद्रा मूल्य को विश्व के किसी भी भाग में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है या ई स्थानांतरित किया जा सकता है। अब इसके अंतर्गत मूल्य के हस्तांतरण के कारण ही बहुराष्ट्रीय निगमों यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसीज की उत्पत्ति हुई है। तदनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी अस्तित्व में आई है। अब हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जिसे हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बोलते हैं, तो इसे देखते हैं। तो इसके अंतर्गत मुद्रा के मूल्य के हस्तांतरण कार्य का महत्व यानी जिसे हम सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी कहते हैं। तो आइए इसकी जानकारी लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है इसके कारण वैश्विक वित्तीय बाजार की उत्पत्ति हुई है। कोष न केवल अर्थव्यवस्था के अंदर सरलता से उपलब्ध होते हैं, अपितु सीमाओं के आर पार भी सरलता से उपलब्ध होते हैं। तदनुसार अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने उधार के माध्यम से निवेश के व्यापक अवसर प्राप्त किए हैं। अब हम अगली पॉइंट देखेंगे। तो अगली पॉइंट के अंतर्गत मूल्य के हस्तांतरण ने बहुराष्ट्रीय निगमों के विकास को बढ़ावा दिया है। इससे वैश्विक आर्थिक गतिविधि यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्तर में वृद्धि हुई है। अगली पॉइंट मूल्य के हस्तांतरण ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाया है। इसने अल्प विकसित देशों में समृद्धि की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसने देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाया है। तदनुसार संतुलित क्षेत्रीय समृद्धि, जिसे हम बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ बोलते हैं, का लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो गया है। अब हम अगली पॉइंट देखेंगे अगत्यात्मक तथा गत्यात्मक कार्य यानी स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस। तो आइए इसे देखते हैं। तो अगत्यात्मक कार्य सबसे पहले देखते हैं, जिसे स्टैटिक फंक्शंस कहते हैं। तो मुद्रा के अगत्यात्मक कार्यों से अभिप्राय मुद्रा के परंपरागत कार्यों से है। इन कार्यों में मुख्यतः मुद्रा के प्राथमिक और गौण कार्य अर्थात विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापदंड और मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण एवं स्थगित भुगतानों का मान इत्यादि कार्य आते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट, इन कार्यों का निष्पादन करके मुद्रा आर्थिक प्रणाली को नियंत्रित करने में सहायक होती है। अब हम गत्यात्मक कार्य देखेंगे। तो गत्यात्मक कार्य के अंतर्गत जिसे हम डायनेमिक फंक्शंस बोलते हैं, तो मुद्रा के गत्यात्मक कार्यों से अभिप्राय मुद्रा के ऐसे कार्यों से है जो पहली अर्थव्यवस्था को अस्थिर प्रदान करता है और दूसरी समृद्धि एवं विकास की गति को तीव्र करते हैं। अतः मुद्रा की पूर्ति को कम करके भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रास्फीति की समस्या से निपटने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर अपस्फीति या आर्थिक मंदी की समस्या से निपटने का प्रयास करता है। तो अगली टॉपिक है हमारी मुद्रा की पूर्ति, जिसे हम सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। तो आइए इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करें। इसमें पहली पॉइंट है मुद्रा की पूर्ति की अवधारणा, जिसे हम कंसेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। तो इसमें देखते हैं, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा यानी स्टॉक कंसेप्ट है। इससे अभिप्राय एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा सभी प्रकार के स्टॉक से है। अब यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि मुद्रा की पूर्ति में ना तो पहली बात सरकार के पास मुद्रा के स्टॉक और दूसरी बात न ही देश के समस्त बैंकिंग व्यवस्था के पास मुद्रा के स्टॉक को सम्मिलित किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रा की पूर्ति करने वालों के पास रखे मुद्रा के स्टॉक को देश के मुद्रा की पूर्ति का एक भाग कभी नहीं माना जाता है तथा देश की सरकार तथा बैंकिंग व्यवस्था वास्तव में मुद्रा की पूर्ति करने वाले होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे जो कि मुद्रा पूर्ति के माप है। तो आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई कहते हैं। यहाँ भारत में मुद्रा पूर्ति के 4 विकल्प होते हैं, जैसे मान लीजिए M1, M2, M3 एंड M4। तो यहाँ नोट में दिए गए हैं। इनमें से केवल M1 माप की यहाँ चर्चा की गई है, जैसा कि पाठ्यक्रम में दिया गया है। सामान्य जानकारी के लिए M2, M3 और M4 माप अध्याय के योग्यता खंड में दिए गए हैं, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ देखिए, पहली पॉइंट है मुद्रा पूर्ति का M1 माप, जिसे हम M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई बोलते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। तो M1 माप के अनुसार मुद्रा पूर्ति में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं, यानी M1 इज इक्वल टू होता है जनता के पास करेंसी, जिसे हम C से बोलते हैं। अब प्लस कर देते हैं मांग जमाएं, जिसे DD बोलते हैं, और प्लस कर देते हैं रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, जिसे OD बोलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे C, इससे अभिप्राय जनता के पास करेंसी यानी कि करेंसी विद द पब्लिक से है। इसमें सिक्के तथा कागजी नोट सम्मिलित होते हैं। दूसरी है DD, इससे अभिप्राय जनता की मांग जमाएं यानी डिमांड डिपॉजिट से है, जो वाणिज्यिक बैंकों में जमा होती है। इन जमाओं को मांगने पर चेकों द्वारा या तो उसे निकलवाया जाता है या किसी को हस्तांतरित किया जाता है। तीसरी है OD, ये अन्य जमाएं अदर डिपॉजिट्स है। इनमें निम्नलिखित जमाएं सम्मिलित होती है, जैसे पहली है RBI के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं जैसे नाबार्ड, NABARD, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की मांग जमाएं। नेक्स्ट है RBI के पास विदेशी केंद्रीय बैंकों तथा विदेशी सरकारों की मांग जमाएं। अगली पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे IMF तथा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की मांग जमाएं। तो देखिए, विशेषकर OD में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता। पहला है देश की सरकार की RBI के पास जमाएं, दूसरा है देश की बैंकिंग व्यवस्था की RBI के पास जमाएं। तो ये दोनों OD के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता। अब हम अगली पॉइंट महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जिसे हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स बोलते हैं। तो आइए इसकी जानकारी लेते हैं। तो इसमें निवल मांग जमाएं तथा सकल मांग जमाएं, यानी नेट डिमांड डिपॉजिट्स एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स। तो आइए इसे देखते हैं। सकल मांग जमाओं में अंतर बैंकिंग
यानी इंटर बैंकिंग दावे, एक बैंक का दूसरे बैंक पर दावा सम्मिलित होते हैं। अब दूसरी है निवल मांग जमाओं में कोई अंतर बैंकिंग दावे नहीं होते। अंतर बैंकिंग दावे लोगों की मांग जमाओं का भाग नहीं होते। अब यहाँ नोट में देखते हैं केवल निवल मांग जमाओं को ही मुद्रा की पूर्ति का एक भाग माना जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम सावधि जमाएं तथा मांग जमाएं, जिसे हम टर्म डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। तो आइए इसकी जानकारी लेते हैं और इसके बीच अंतर देखते हैं। तो अंतर का आधार यहाँ लिया गया है, पहले सावधि जमाएं हैं, उसके बाद दूसरी में हमारी मांग जमाएं हैं, जिसे हम टर्म डिपॉजिट सावधि जमाओं को कहते हैं और डिमांड डिपॉजिट मांग जमाओं को कहते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे। तो सावधि जमाएं सदा समय की एक निश्चित अवधि के लिए होती है, जैसे 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए निश्चित अवधि जमाएं यानी फिक्स डिपॉजिट्स। अब मांग जमाएं समय की एक निश्चित अवधि के लिए नहीं होती। अब हम दूसरी पॉइंट देखेंगे। तो दूसरी पॉइंट के अंतर्गत मुद्रा का निकास है, जिसे हम विड्रॉल ऑफ मनी कहते हैं। तो सावधि जमा में निश्चित अवधि जमाओं में से जमाकर्ता जब चाहे मुद्रा निकलवा नहीं सकते। अब मांग जमाओं में से वे जब चाहे मुद्रा निकलवा सकते हैं। अब तीसरी पॉइंट है जमा की प्रकृति यानी नेचर ऑफ डिपॉजिट्स। तो सावधि जमाएं चेक द्वारा निकाली जाने वाली जमाएं नहीं है। जमाकर्ता इन जमाओं को हस्ताक्षर करके चेक द्वारा नहीं निकलवा सकते। अब यहाँ मांग जमाओं को चेक द्वारा निकलवाया जा सकता है। ये है बचत खाता जमाएं तथा चालू खाता जमाएं। जमाकर्ता इन खाते से चेक लिखकर मुद्रा निकलवा सकते हैं या हस्तांतरित कर सकते हैं। अब हम नोट देखते हैं। तो मुद्रा पूर्ति में M1 माप के संदर्भ में केवल मांग जमाओं को ही मुद्रा पूर्ति का एक भाग माना जाता है, सावधि जमाओं को नहीं। यानी मांग जमाएं बराबर होती है बचत खाता जमाएं प्लस चालू खाता जमाएं। अब हम अगली पॉइंट जो हमारी मुद्रा की पूर्ति की माप M1, जिसे हम मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1 बोलते हैं, तो इसे फ्लो चार्ट से देखते हैं। तो पहली पॉइंट होती है जनता के पास करेंसी यानी करेंसी विद द पब्लिक। दूसरी होती है वाणिज्यिक बैंकों के पास जनता की मांग जमाएं यानी डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक्स। और तीसरी होती है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं यानी अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक। तो आइए हम अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं होते हैं, इसकी 3 पार्ट में देखते हैं। तो रिजर्व बैंक के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं जैसे नाबार्ड की मांग जमाएं, जिसे हम डिमांड डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड बोलते हैं। दूसरी पॉइंट हमारी हो जाती है रिजर्व बैंक के पास विदेशी केंद्रीय बैंकों तथा सरकार की मांग जमाएं, जिसे हम डिमांड डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट्स बोलते हैं। अब तीसरी हो जाती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे IMF तथा विश्व बैंक की मांग जमाएं, जिसे हम डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो ये हमारी मांग की पूर्ति की M1 माप थी। इसके नोट के अंतर्गत पहली होती है जनता के पास करेंसी तथा दूसरी होती है वाणिज्यिक बैंकों के पास जनता की मांग जमाओं की अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के 2 मुख्य घटक मानना एक मानक व्यवहार है। अब इसकी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिसे आप आसानी से देख करके इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगली टॉपिक पर आते हैं। अगली टॉपिक हमारी मुद्रा के पूर्तिकर्ता तथा मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, इसकी जानकारी लेंगे, जिसे हम सप्लायर्स ऑफ मनी और हु सप्लाइज मनी, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रमुख पूर्तिकर्ता निम्नलिखित होते हैं। पहला होता है देश का केंद्रीय बैंक, जिसे हम सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री बोलते हैं। तो देश का केंद्रीय बैंक जैसे भारत में RBI, अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम,
तथा यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा का प्रमुख पूर्ति करता है। भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर करेंसी जारी करता है। अब इस प्रणाली में रिजर्व बैंक को न्यूनतम 200 करोड़ का सोना तथा विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखनी पड़ती है। इनमें से 115 करोड़ का सोना होना आवश्यक है। अब दूसरी पॉइंट है हमारी वाणिज्यिक बैंक, जिसे हम कॉमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक मुद्रा की पूर्ति का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। केंद्रीय बैंक के विपरीत वाणिज्यिक बैंक के पास मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्यिक बैंक नोट तथा सिक्के जारी नहीं कर सकते हैं, फिर भी ये मुद्रा की पूर्ति करने वाले होते हैं, क्योंकि मांग जमाओं के द्वारा ये मुद्रा का सृजन करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जमाएं मुद्रा की पूर्ति के रूप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये जमाएं चेक जमाएं चेकेबल डिपॉजिट्स होती है। लोग मुद्रा को चेक से निकलवा सकते हैं या हस्तांतरित कर सकते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा मांग जमाओं के माध्यम से सृजित मुद्रा बैंक मुद्रा यानी बैंक मनी कहलाती है। तीसरा सरकार है द गवर्नमेंट। तो सरकार देश की मुद्रा की पूर्ति का तीसरा स्रोत है। भारत में सरकार का वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपए के नोट तथा सभी प्रकार के सिक्के जारी करता है। अब हम महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जिसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बोलते हैं, इसकी जानकारी लेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हम लेंगे जानकारी जिसकी, वो बैंक मुद्रा तथा उच्च शक्ति मुद्रा है, जिसे हम बैंक मनी और हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। तो आइए इसकी जानकारी लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है बैंक मुद्रा से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों के पास लोगों की मांग जमाओं अथवा चेक जमाओं से है। दूसरी पॉइंट है उच्च शक्ति मुद्रा, जिसमें पहला होता है लोगों के पास रखी करेंसी, दूसरा होता है वाणिज्यिक बैंकों के तिजोरी नगद यानी वॉल्ट कैश, नगद आरक्षित अनुपात राशि से अधिक और स्वयं बैंक द्वारा धारित नगद कोष, तथा तीसरा होता है आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष यानी कैश रिजर्व्स का कुल जोड़ है। अब इसे अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आधार यानी मॉनेटरी बेस या आधार मुद्रा बेस मनी कहा जाता है। अब इस आधार पर मुद्रा का अभिप्राय उच्च शक्ति मुद्रा से है, क्योंकि इसी मुद्रा के आधार पर वाणिज्यिक बैंक शाखा निर्माण या मांग जमाएं करने के योग्य होते हैं, जो मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं। अतः उच्च शक्ति मुद्रा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के कुल प्रवाह का निर्धारण करती है, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त बैंकों की मांग जमाएं शामिल होती है। अब हम नोट के अंतर्गत देखते हैं, जबकि लोगों के पास रखी करेंसी मुद्रा पूर्ति का एक भाग होती है, परंतु वाणिज्यिक बैंकों के तिजोरी नगद के साथ साथ आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष मुद्रा पूर्ति का एक भाग नहीं होते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मुद्रा की पूर्ति करने वालों के पास रखे मुद्रा के स्टॉक को कभी भी मुद्रा पूर्ति का एक भाग नहीं माना जाता है। अब देखिए, अब हम यहाँ देखेंगे क्या करें और क्या ना करें, यानी डूज एंड डोंट्स। तो आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहली पॉइंट है, आप इसे अवश्य समझें कि वस्तु विनिमय प्रणाली पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं तथा प्राचीन अर्थव्यवस्थाओं यानी प्रिमिटिव इकोनॉमीज की एक विशेषता है। विनिमय की मौद्रिक प्रणाली आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं यानी मॉडर्न इकोनॉमीज की एक विशेषता है। एक अर्थव्यवस्था की समृद्धि यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर विनिमय की मौद्रिक प्रणाली के साथ जुड़ी हुई है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, मुद्रा के संचय को लोगों के पास निष्क्रिय नकदी यानी आइडल कैश के रूप में गलत नहीं समझना चाहिए। लोग मुद्रा को पहला अपने नियमित लेन देनों को पूरा करने के लिए, दूसरा निकट भविष्य में आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तथा तीसरा निवेश उद्देश्य के लिए शेयर तथा बॉन्ड्स को खरीदने के लिए अपने पास रखते हैं।
अब तीसरी बात है, भारत में सभी कागजी नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन 1 रुपए का नोट नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक सिक्के भी जारी नहीं करता। सभी सिक्के तथा 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय तथा भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। इन्हें इंडिया कॉइनेज एक्ट के अधीन जारी किया जाता है, किंतु समस्त करेंसी नोट और सिक्के सहित को केवल आरबीआई ही प्रचालित करता है। तो ये था क्या करे और क्या ना करे के अंतर्गत। अब हम आ जाते हैं योग्यता खंड देखते हैं, जिसे हम एबिलिटी जोन बोलते हैं। तो आइए इसकी डिटेल्स जानकारी लेते हैं। अब यहाँ मुद्रा पूर्ति के M2, M3, M4 की माप दिखाई गई है। M2, M3, M4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो आइए इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो M2 माप, जिसे हम M2 मेजरमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पहला दिया हुआ है M1 की तुलना में यह मुद्रा पूर्ति का व्यापक अवधारणा है। M1 की सभी घटकों के अतिरिक्त इसमें डाक खानों में लोगों की बचतों को शामिल किया जाता है। अतः M2 बराबर होता है M1 प्लस डाक खाने के बचत बैंक खातों में जमाएं। अब M3 माप देखते हैं, जिसे M3 मेजरमेंट बोलते हैं। M1 की तुलना में M3 भी मुद्रा पूर्ति की व्यापक अवधारणा है। इसमें M1 के सभी घटकों के अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों के पास की शुद्ध सावधि जमाओं यानी निश्चित अवधि या निश्चित अवधि जमाओं, समय जमाओं को शामिल किया जाता है। अतः M3 बराबर हम कह सकते हैं M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमाएं। अब हम M4 की जानकारी लेते हैं। तो M4 माप यहाँ देखते हैं, M4 मेजरमेंट। तो यह मुद्रा पूर्ति की और भी अधिक व्यापक अवधारणा है। यह M3 से भी अधिक व्यापक है। M3 के सभी घटकों के अतिरिक्त इसमें डाक खानों की कुल जमाओं, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट NSC के अतिरिक्त को शामिल किया जाता है। अतः M4 बराबर होता है M3 प्लस डाक खानों की कुल जमाएं NSC को छोड़कर। तो देश की कुल मौद्रिक साधन यानी एग्रीगेट मॉनेटरी रिजर्व ऑफ कंट्री। तो यदि देश की मुद्रा पूर्ति में M3 माप द्वारा मापा जाता है तो हमें देश की कुल मौद्रिक साधन प्राप्त होते हैं। अगली टॉपिक है हमारी मुद्रा पूर्ति की संकुचित मुद्रा तथा विस्तृत मुद्रा अवधारणाएं, जिसे हम नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी कंसेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई बोलते हैं। तो आइए इसकी जानकारी लेते हैं। तो पहली पॉइंट है, संकुचित मुद्रा तथा विस्तृत मुद्रा में अंतर इस बात का है कि देश के कुल मुद्रा पूर्ति का अनुमान किस मापक द्वारा लगाया जाता है। अब दूसरा है, यदि यह मापक M1 तथा M2 है तो इसे संकुचित मुद्रा पूर्ति की अवधारणा कहा जाता है, लेकिन यदि यह मापक M3 तथा M4 है तो यह विस्तृत मुद्रा पूर्ति की अवधारणा है। अब अगली टॉपिक हम भारतीय मौद्रिक प्रणाली, जिसे इंडियन मॉनेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहली पॉइंट, मौद्रिक प्रणाली से अभिप्राय मुद्रा के रूप से है जिसका सरकार या मौद्रिक अधिकारी के आदेश द्वारा अर्थव्यवस्था में परिचालन होता है। भारत में कागजी करेंसी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार भारतीय मौद्रिक प्रणाली की कागजी मुद्रा मानक प्रणाली यानी पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है। दूसरी बात है, कागजी पत्र करेंसी के साथ धात्विक सिक्के भी चलन में होते हैं। तो भारत में धातु के सिक्के तथा कागजी नोट दोनों ही साख मुद्रा है। अंतर केवल इतना है कि सिक्के छोटे मूल्यांक, कागजी नोट बड़े मूल्यांक वाले होते हैं। अब हम ध्यान पूर्वक नोट करते हैं यानी नोट केयरफुली। पहली पॉइंट है, भारत में सिक्के सीमित विधि ग्राह्य यानी लिमिटेड लीगल टेंडर है। दूसरी बात है, भारत में कागजी नोट असीमित विधि ग्राह्य यानी अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। अब इसका अर्थ यह है कि भुगतान का निपटारा करने के लिए सिक्कों का प्रयोग केवल एक सीमा तक ही किया जा सकता है। इसके विपरीत कागजी नोटों के रूप में भुगतानों का निपटारा करने हेतु उनका प्रयोग असीमित मात्रा में किया जा सकता है।
अब अगली पॉइंट हम पढ़ेंगे, भारत में नोट जारी करने की क्या व्यवस्था है, यानी व्हाट गवर्न्स नोट इशू ऑफ बैंक्स। तो आइए इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम पॉइंट्स देखेंगे। भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था को न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। समस्त जारी की गई करेंसी के पीछे न्यूनतम सोना एवं विदेशी मुद्रा सुरक्षित कोष में रखे जाते हैं। इस संदर्भ में दो बातें अवश्य नोट करें। पहली बात, सुरक्षित कोष में सोने की मात्रा न्यूनतम 115 करोड़ होती है। यह चलन में करेंसी के अनुपात में नहीं होती। दूसरी बात, लोगों के पास जितनी भी मुद्रा होती है वह सब साख मुद्रा ही होती है। इसे जारी करने वाले संस्था यानी अधिकरण इस मुद्रा को सोने या चांदी में परिवर्तित नहीं कर सकती। सुरक्षित कोष में सोना केवल कागजी मुद्रा का आधार यानी बैकिंग है। यह कागजी नोटों को सोने में परिवर्तित करने वाला भंडार नहीं है। अब हम अगली पॉइंट देखेंगे, तरलता की अवधारणा। तो ये हमारी अगली पॉइंट है, तरलता की अवधारणा, जिसे द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी बोलते हैं। तो आइए इसे जानकारी लेते हैं। तो पहली पॉइंट इसमें होती है, किसी परिसंपत्ति की तरलता का अर्थ उसका मुद्रा या नकदी के रूप में परिवर्तन करना है। कोई परिसंपत्ति जिसका शीघ्रता से नकदी में बदली जाती है उतना ही वह ज्यादा तरल होती है। स्पष्टतः मुद्रा स्वयं अति तरल परिसंपत्ति है। अब दूसरी पॉइंट, मांग जमाएं, चेक द्वारा निकलवाई जाने वाली जमाएं भी समान रूप से तरल परिसंपत्ति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा पूर्ति में M1 अवधारणा की मुद्रा पूर्ति के केवल अति तरल यानी लिक्विड घटकों को ही शामिल किया जाता है। अब तीसरी है, सावधि या समय या निश्चित अवधि जमाओं को चेक द्वारा निकलवाया नहीं जा सकता है। आप चेक जारी करके सावधि खाते में पड़ी जमा को निकलवा नहीं सकते हैं। अतः सावधि जमाएं मांग जमाओं की तुलना में कम तरल होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इस प्रकार M3 और M4 मुद्रा पूर्ति के मापन में उन घटकों को शामिल किया जाता है जो सापेक्षिक रूप से कम तरल होते हैं। तो इस तरह यहाँ हमारी ये चैप्टर ओवर हो जाती है। अगले दिन हम अगली चैप्टर में फिर मिलेंगे। तो दैट्स ऑल दिस चैप्टर। वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।